हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम में अब हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम और उसके वेरिएबल्स। तो वहाँ तक जाने से पहले अब तक हमने जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बॉक्स देखा, वहाँ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था कि वेरिएबल्स जो थे मूवमेंट के लिए जो अवेलेबल कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स थे वो थे एक्स वाई जेड, लीनियर कोऑर्डिनेट्स थे, सीधा सीधा था। 1 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशनल सिस्टम है तो ये x हो गया, ये y हो गया। 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो एक z और आ गया। तो जो सिस्टम था वो लीनियर था। उसको बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास लीनियर कोऑर्डिनेट्स थे। अगर हम किसी स्मॉल पोर्शन में स्टडी कर रहे थे, जनरली हम z एंड ये ऐसे रखते हैं। समटाइम्स आपको यहाँ x मिलेगा, यहाँ y मिलेगा, तो कोई भी आप जैसा आपको फिजिबल हो। मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक 3 डायमेंशनल बॉक्स लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम x y z ये इस फॉर्म में बता सकते हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल होगा वो इसमें कन्फाइंड है। तो जनरली हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो हम वॉल्यूम देते हैं dx, dy, dz और जिसको हम लिखते थे d tau। तो d tau एक्चुअल में वो वॉल्यूम है जिसमें वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कन्फाइंड है, साई स्क्वायर। तो x y z की लिमिट्स में साई स्क्वायर अगर 1 है तो हम कहते हैं फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इज 1। तो वो उस पर्टिकुलर वेव को, उस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि साई इज ए फंक्शन ऑफ x, y एंड z एंड ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये हम जो 3 डायमेंशनल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको देख के आए। अब आप ये देखें कि पार्टिकल किसी लीनियर मोड में मोशन नहीं करके, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल का मोशन जो है ये तो हमें पता है कि पार्टिकल इसके अराउंड, ये उसका न्यूक्लियस है और उसके अराउंड पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये हमें पहले से पता है। ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसके लिए जो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट है रेडियस। रेडियस छोटी या बड़ी होगी तो एक कोऑर्डिनेट ये हो सकता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, मान लो पार्टिकल मूव तो इस पर्टिकुलर पेरिफेरी पे करेगा, तो पार्टिकल की लोकेशन बताने के लिए हमें चाहिए बड़े सेंटर से, इनिशियल पोजीशन से उसका एंगल। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड नहीं होके जो है आर एंड थीटा है। अगर इसके साई की आप बात करेंगे तो साई इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड इज फंक्शन ऑफ थीटा, आर एंड थीटा इनका फंक्शन होगा ये साई। और अगर ये सर्कुलर की बजाय क्या हो जाए, स्फेरिकल, सर्कुलर जैसे ही बोल रहा हूँ इसका मतलब 2 डायमेंशनल, स्फेरिकल बोलते ही क्या हो गया 3D बॉक्स हो। 3D का मतलब क्या है कि ये पॉइंट है, अगर मैं 2D बोल रहा हूँ तो हमने फिक्स कर लिया कि ये वाला प्लेन है तो मोशन सिर्फ यहीं होगा। लेकिन अगर मैं 3D बोल रहा हूँ तो मोशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, मैंने एक रस्सी के साथ एक चौक का टुकड़ा बांधा है, आप इसको देखें। तो अगर मैं इसका सर्कुलर मोशन देखूं, तो मैंने अगर ये प्लेन डिफाइन किया है तो इसका ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर मैं स्फेरिकल मोशन करूं तो ये पार्टिकल यूं भी घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। पार्टिकल का मोशन, पॉइंट वही है, लेकिन उस पॉइंट के अराउंड वो किसी भी सर्किल को अडॉप्ट कर सकता है। तो उसके लिए एक 360 एंगल ये है और दूसरा 360 एंगल उसके परपेंडिकुलर, वो जो प्लेन आपने इनिशियल लिया उसके परपेंडिकुलर भी एक आपको दूसरा एंगल कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो रेडियस वही है,
अगर मान लो मैं रेडियस डिफाइन करूँ, मेरे पास धागा ही 15 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसको मैंने उसके सेंटर से बांधा और देन वो मूव कर रहा है, तो अगर वो सर्कुलर कर रहा है तो भी आर 15 सेंटीमीटर है और अगर वो स्फेरिकल कर रहा है तो भी 15 सेंटीमीटर है। बट जैसे ही वो स्फेरिकल करता है तो थीटा के अलावा एक तीसरे एंगल की नीड, तीसरे कोऑर्डिनेट के तौर पे एक दूसरे एंगल की नीड आ जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें वो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना जो स्फेरिकल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्फेरिकल मोशन को जस्टिफाई करने के लिए नीडफुल है। तो हम बेसिकली हम वही जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को लेते हैं कि एक्स वाई जेड, इसको मान लूँ मैं x, वो जो जैसी आपकी सुविधा हो, इसको z मान लिया। अब सर्कुलर मोशन कर रहा हो पार्टिकल, मान लो यहाँ है, वो इस प्लेन में भी नहीं है, इस प्लेन में भी नहीं है, इस प्लेन में भी नहीं है, तीन प्लेन हो गए, एक्स जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड, वाई जेड, एक्स जेड एंड एक्स वाई, तीन प्लेन है। तो पार्टिकल अगर यहाँ है तो मैं उसकी मान लो ये प्रिंट यहाँ बनता है, पेपर पे मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिया, तो वो z एक्सिस के साथ मानो ये जो पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल है, ये z एक्सिस के साथ मानो थीटा एंगल बनाता है। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाए तो वो जहाँ कट करेगा, इसको हम मान लेते हैं P और ये कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने मान लिया Q। ओके, तो ये जो और ये हमारा बड़े सेंटर O0। तो Z कोऑर्डिनेट पे अगर मैं ये बताना चाहूँ कि Z कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसकी लोकेशन क्या है, तो उसकी लोकेशन होगी, अगर ये इस सेंटर से O से P की दूरी अगर R हो तो इसकी होगी R cos थीटा। ओके, अब चूंकि ये पार्टिकल यहाँ था तो ये जो XY प्लेन है उस पर अगर आप इसकी इमेज देखोगे, उस पर इमेज देखोगे तो मान लो यहाँ XY प्लेन में इस पॉइंट पे आता है, इसकी इमेज यहाँ बनती है, मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ बनती है। तो ये जो इमेज बनी वो किसके बराबर होगी, इस लाइन के बराबर होगी, और थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है, r, वो साइन फंक्शन होता है, ये कॉस फंक्शन होता है, बेस के साथ जो एंगल बनता है और वो उसके परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना है तो वो साइन थीटा। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी किसके बराबर बनेगी, r साइन थीटा। अब आप एक चीज़ देखें कि ये जो इस प्लेन में जो पॉइंट आया है वो O से जो है उसकी दूरी P के बराबर नहीं है, उससे उसकी इस पॉइंट की दूरी R साइन फंक्शन इंटू साइन फंक्शन थीटा जो एंगल था उसके हिसाब से। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90। ये एंगल 90 नहीं है, 90 होता तो Z के ऊपर होता या Y पे होता या इस प्लेन में डायरेक्ट R होता। दैट मीन्स वो या तो इस प्लेन में होता या इस कोऑर्डिनेट पे होता। अगर आप इस प्लेन को बड़े सेंटर मानते हो तो इस कोऑर्डिनेट पे होता, और इस कोऑर्डिनेट को बड़े सेंटर इनिशियल सेंटर मानते हो तो एक्स वाई प्लेन में होता 90 डिग्री एंगल तो, और 90 डिग्री होता तो यही आर होती, और जेड पे उसकी जो डिस्टेंस आती कोस थीटा की वैल्यू आती 0। तो ये यहाँ जेड पे उसका कोई मान नहीं होता और वो 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है एक्स वाई, और उसकी वैल्यू होती आर। बट यहाँ ये 3 डायमेंशनली यहाँ कहीं पॉइंट है तो z पे उसका जो एंगल बन रहा है दैट इज कोस थीटा, और उसकी जो इमेज बन रही है एक्स वाई प्लेन में वो बन रही है r साइन थीटा। नाउ अब इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक्स वाई प्लेन को, तो एक्स वाई प्लेन में या तो वो y के साथ या x के साथ आप इसे चेक करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा एक एंगल। मान लो
ये जो पॉइंट आया जिस लाइन से इस बड़े सेंटर से जुड़ा है वो x के साथ फाई एंगल बनाता है। तो x कोऑर्डिनेट पे उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, r साइन थीटा कोस फाई, और y पे वो जिस पॉइंट पे काटेगा वो हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई। क्यों, ये उतना ही होगा जितना ये होगा, और इसकी वैल्यू क्या है, r साइन थीटा साइन फाई, जितनी इसकी वैल्यू उतनी इसकी वैल्यू है। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा एक्स वाई जेड वाला, अगर आप उसी एक्स वाई जेड को फॉलो करें तो x क्या हो गया, x हो गया r साइन थीटा कोस फाई, तो और y क्या हो गया, y हो गया r साइन थीटा साइन फाई, और z क्या हो गया, z हो गया r कोस थीटा। अब आप देखिए, अगर स्फेरिकल सिस्टम को मैं देखूं या सर्कुलर सिस्टम को मैं देखूं तो सेंटर से उसकी दूरी इंपॉर्टेंट है, वो x पे है, y पे है, z पे है, कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटर से उसकी डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। देन वो जो मूवमेंट कर रहा है वो x डायरेक्शन में कर रहा है, y में कर रहा है, z में कर रहा है, वो उस प्लेन में x या y जिस भी प्लेन में वो x के अगेंस्ट कर रहा है, y के पैरेलल कर रहा है, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूरी तय की सर्कुलरली। तो सर्कुलर डिस्टेंस के लिए आपके पास एंगल है। तो आप देखो जो x y z हमारे स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स अब एक से ज़्यादा वेरिएबल से मिलके बने हैं। इस z में r और थीटा 2 वेरिएबल हैं, इस y में भी 3 वेरिएबल हैं, इस x में भी 3 वेरिएबल हैं, r है, थीटा है और फाई है। तो हम इस इक्वेशन को x y z जो dx dy dz की फॉर्म में इसके स्पेस को हम इस फॉर्म में जस्टिफाई नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज ऑफ आर थीटा एंड फाई। वो आर थीटा फाई इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अगर ये किसी चीज़ के साथ डिफरेंशिएबल है तो ये भी होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंसी वाला पैरामीटर था जो क्वांटम की नीड है कि साई जो है वो मान लो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो तीनों फंक्शन जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये कंडीशन थी। और ये स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ लागू नहीं हो रही। ये स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ लागू हो सकती है अगर आप x, y और z कोऑर्डिनेट्स की बजाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, मतलब सेंटर से उसकी दूरी r और उसके एंगल्स, इनको अगर आप जस्टिफाई करें, इन्हीं को अगर आप ध्यान में लें, या इनको आप कोऑर्डिनेट्स या इनको आप वेरिएबल्स मान लें, चरांक मान लें, तो क्या होगा, आप कह सकते हो साई इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। देन आप कह सकते हो आर कैपिटल थीटा का फंक्शन है और कैपिटल फाई का फंक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो साई है ये 3 वेरिएबल से मिलके बना है, एक है थीटा, एक है फाई है और एक है आर। तो स्फेरिकल सिस्टम में वो जो एक्स वाई जेड जो हमारा लीनियर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो काम नहीं करता, वहाँ हमारे लिए नए वेरिएबल्स आ जाते हैं। जब आपका वेरिएबल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो हमारी इक्वेशन में आ रहा था दैट इज साई, जिसको हम डेल स्क्वायर साई कह रहे थे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल्स टू ई साई जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये जो हमारा इंटू ई साई इक्वल्स टू 0, जो हम ये जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
ईसाई, इसको इलैबोरेट करके इसी तरीके से लिख रहे थे एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड जो है अगर स्फेरिकल सिस्टम में देखें तो ये एक्स भी 3 वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, ये भी 3 पे, ये 2 पे, तो ये एक्स वाई जेड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहते हैं। जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो इनके फंक्शन भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब जो वेरिएबल्स हैं वो ये हैं, और इनके हिसाब से जब आप इक्वेशन लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से थीटा आर और तो इक्वेशन की फॉर्म ऐसी नहीं रहेगी, इक्वेशन की फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो स्फेरिकल सिस्टम के लिए जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब तक की अपनी जनरलाइज जो इक्वेशन है, दैट मीन्स ये जो h है उसकी वैल्यू या उसका रिप्रेजेंटेशन अब चेंज होगा। और जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन एटम, आपके सिलेबस में यहीं तक है। तो हाइड्रोजन एटम क्या है? एटम न्यूक्लियस है, उसका एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है वो r होगी। अगर उसमें आपने एक प्लेन को आपने सर्कुलर प्लेन बना लिया, एक प्लेन को फिक्स कर लिया, मान लो एक्स वाई फिक्स कर लिया तो या वाई जेड फिक्स कर लिया, तो वो एक एक्सिस के अलोंग आप थीटा ले लें और एक प्लेन के अलोंग आप फाई ले लें। तो ये 3 अगर आपके पास होंगे तो आप इस हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के हिसाब से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है इसको देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारे एक्स वाई जेड जो लीनियर कोऑर्डिनेट्स थे वो लीनियर कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल मोशन में वर्क नहीं करते, उसके लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल वेरिएबल इस तरह के हैं। तो हमारी जनरल हैमिल्टोनियन इक्वेशन या जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें जो हैमिल्टोनियन है वो जनरल हैमिल्टोनियन अब काम नहीं आएगा, वहाँ हमारे लिए स्फेरिकल हैमिल्टोनियन हमें लिखना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।